गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे ही होंगे। चलिए, वेलकम टू एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दरोगा वैकेंसी के बारे में बताया था और उसके प्रिपरेशन के बारे में बोला था कि मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, तो आज मैं उसी दरोगा वैकेंसी के रिगार्डिंग पॉलिटी चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। पॉलिटी चैप्टर में सबसे पहले जब मैंने प्रीवियस 7-8 सालों का पेपर देखा, बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, बिहार कांस्टेबल का और बिहार के अन्य एग्ज़ामों का, तो मैंने उसमें एक चीज़ गौर किया कि उसमें से 3-4 सवाल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो मैंने उसी प्रीवियस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को निकाला है और आज पॉलिटी का पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज इन प्रीवियस एग्जामिनेशन के नाम से मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैं लाइव आकर नहीं बना पाया चूँकि इसमें एक एक आर्टिकल्स को डील करना था और चूँकि समय कम होने के कारण मैंने सोचा कि एक PDF के रूप में आपको बता दूँ और PDF आपको साथ में अटैच भी कर दूंगा, जिससे आप एक बार मैं पढ़ने के बाद भी आप इसे एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले क्लास पॉलिटी का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल्स का जो पूछे गए हैं, वो था आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 मैंने क्लास में भी बहुत सारे आर्टिकल्स बताए भी हैं और इसमें कुछ नए आर्टिकल्स भी मैंने जोड़े हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आर्टिकल 14 जो कहता है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हमारे भारत में जितने भी लोग हैं सभी हमारे भारत के सामने, कानून के सामने बराबर होते हैं। चाहे वो भारत के राष्ट्रपति से लेकर के एक आम जनता ही क्यों ना हो, सभी के लिए कानून होती है और सभी के लिए एक ही तरह के प्रावधान होते हैं, उनके तरह एक ही तरह के उनकी सज़ा भी मिलती है। आर्टिकल 17 बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, वो है छुआछूत। यानी हमारे भारत में पता होगा आपको कि छुआछूत एक तरह का भ्रम था जिससे अपर क्लास लोअर क्लास में लोग डिवाइड हो चुके थे, लेकिन आज़ादी के बाद इसे आर्टिकल 17 के तहत बैन कर दिया गया है। यानी भारत में इक्वालिटी लाने के लिए अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में कहा गया एंड ऑफ टाइटल्स, यानी हमारे भारत में जो उपाधियाँ थीं इसमें लोगों में असमानता होती थी। कोई लोग महाराजा धीराज की उपाधि लेते थे, तो उन जो उपाधियों को हमारे भारत सरकार और हमारे संविधान ने समाप्त कर दिया है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत में सभी लोग एक समान रहें और उपाधि देने का अधिकार केवल भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। यानी भारत सरकार जो आपको देगा, चाहे वो डॉक्टरेट की डिग्री हो, इंजीनियर की डिग्री हो, पद्मश्री हो, पद्म रत्न हो या फिर भारत रत्न हो, वैसी उपाधियों को ले सकते हैं। अपने आप से यानी अपने मन से कोई उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल 52 में आपके भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। भारत का राष्ट्रपति जो कि द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है, भारत का पहला नागरिक कहलाता है, उसके बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट, यानी भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये हमारे राष्ट्रपति के बिहाफ पर काम करते हैं। जब भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है तब उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेते हैं और जब वो होते हैं तो ये हमारे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो कि अभी कौन है, वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 जो है ये अटॉर्नी जनरल अभी अक्सर पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे लॉ ऑफिसर के रूप से जाने जाते हैं। लॉ ऑफिसर का मतलब होता है कि ये जो बंदा होता है इसके सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी क्वालिफिकेशन होती है और ये भारत सरकार तथा हमारे भारत के राष्ट्रपति को कानून संबंधी विषय में ये अपने ज्ञान को देते हैं या फिर उन्हें कुछ एडवाइस देते हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में हमारे भारत के संसद की स्थापना के बारे में बताया गया है कि भारत के संसद कैसी होगी, किस प्रकार से वो कार्य करेगी और उसकी गठन के बारे में। आर्टिकल 80 के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 80 जो है वो हमारे भारत के राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा से दूसरे भी क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से मतलब दूसरा क्वेश्चन मोल्ड करके पूछ देता है अपर हाउस, या राज्यसभा को हमारे संसद का अपर हाउस कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 जो है वो हमारे भारत का लोकसभा के बारे में कहा गया है, जिसे हम लोग लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। लोकसभा मेन फंक्शनल बॉडी होती है पार्लियामेंट का, इसी में हमारे मैक्सिमम जितने जो हमारे पार्लियामेंट के जो हमारे MPs होते हैं वो यहाँ बैठते हैं और हमारे भारत से संबंधित हमारे भारत देश के लिए कानून बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 का मतलब होता है, ये जो मैं पहली बार आप लोगों के बीच बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने देखा था कि BPSC में जो पिछले साल नहीं 2-3 साल पहले के पेपर में मैंने ये देखा कि पूछा था आर्टिकल 83 के बारे में। इसमें लिखा हुआ था आर्टिकल 83 कि बताइए आर्टिकल 83 किससे संबंधित है। तो ये जो है वो हमारे संसद के अवधि से संबंधित होता है। टेन्योर यानी हमारे संसद की अवधि कितनी होती है और
उस अवधि में कितने समय तक एक संसद का कार्यकाल चलता है और उसके बाद कितने गैप के बाद अगला संसद का कार्यवाही शुरू होती है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 86 में। तो आर्टिकल 86 में यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में कभी किसी बिल को लेकर के सहमति नहीं बनती है, उस अवस्था में ये ज्वाइंट सेशन जो होते हैं उसे ये एड्रेस करते हैं। एड्रेस करते हैं मतलब एड्रेस की ये आदेश देते हैं और उसके बिहाफ पर वो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो एड्रेस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा एक और भी टर्म जुड़ेगा कि जब भी हमारे लोकसभा का नया सदन शुरू होता है, यानी उस नया सत्र शुरू होता है, जब हमारे लोकसभा का चुनाव होता है और जब पहला सदन का सत्र शुरू होता है, उसे ही एड्रेस करते हैं आर्टिकल 86 के द्वारा। अब आते हैं आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में बताया गया है कि हमारे राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद के बारे में। ठीक है, ये भी नया आर्टिकल मैं इस बार आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्लास में समय कम होने के कारण मैं आपको इतना नहीं पढ़ा पाता था, जिस कारण से बहुत सारे एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन बच्चे को छूट जाते थे। लेकिन अब उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आर्टिकल से नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक वो पहलू को देखा है, कुछ दिन लगाएं, कुछ वक्त लगाएं और आपके सामने बिल्कुल कह सकते हैं निचोड़ जो होता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को वो लेकर आपके सामने आया हूँ। फिर आते हैं आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 तो हो चुका है। आर्टिकल 93 में आते हैं। आर्टिकल 93 जो है वो बता रहा है जिस तरह से हमारे राज्यसभा के चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं, उसी तरह से लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के गठन के बारे में बताया गया है कि हमारे लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस आर्टिकल के तहत बनते हैं। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो हमारे हैं, खास करके आप देख रहे होंगे ये हमारे आर्टिकल्स हैं मनी बिल। मनी बिल से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मनी बिल बताइए कि मनी बिल किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो मनी बिल किस आर्टिकल में होता है, तो वो अब हाँ हमारे आर्टिकल आता है 110। जी हाँ, 110 आर्टिकल में जो मनी बिल के बारे में बताया गया है कि मनी बिल क्या होता है। तो मनी बिल पता होगा कि एक यही ऐसा बिल है जिसे कि राज्यसभा रोक नहीं सकता है, ये सीधे लोकसभा में केवल लोकसभा में पारित होता है और सीधे राष्ट्रपति के पास चला जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 अक्सर पूछता है हमारे भारत में बजट बनता है जो कि हमारे देश के सर्व मंत्रालयों के या हमारे देश के रक्षा मंत्रालय या फिर देश में जितने भी हमारे विभाग हैं सबको खर्च के लिए हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बजट बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पता होगा, अध्यादेश जो कि लागू किया जाता है हमारे किसके द्वारा लागू किया जाता है ऑर्डिनेंस किसके द्वारा, तो ऑर्डिनेंस लागू किया जाता है हमारे बेसिकली अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो होता है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 यानी 124, उसमें हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देख रहे हैं हम लोग आर्टिकल 127। 127 एडॉक जज। एडॉक जज का हिंदी में बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जैसा कि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस की संख्या काफ़ी कम होती है और कभी कभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिसके मामले की निपटारा मतलब उसका जो निपटारा होता है वो तुरंत जनता को चाहिए और इस अवस्था में हमारे जितने भी जजेस होते हैं वो किसी न किसी केस में बिजी होते हैं। तो इस अवस्था में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको हम लोग टेम्प्रोरी बेसिस पर नियुक्त कर लेते हैं जिसे हम लोग एडॉक जज कहते हैं और उन्हें हम उस केस का जिम्मा दे देते हैं जिस पर वो अपना फैसला सुनाते हैं। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन बीपीएससी का है जो पूछा हुआ है एडॉक जज के बारे में। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 जो है वो हमारे भारत के सीएजी के बारे में कहा गया और सीएजी आपको पता होगा कि जिसको बोलते हैं कैग। कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये हमारे भारत का जो होता है वो फिनांशियल हमारे भारत सरकार के फिनांशियल चीज़ों को देखता है, जैसा कि हमारे भारत सरकार के द्वारा जो भी फंड दिए जाते हैं स्टेट्स को, उस फंड को स्टेट्स ने कितने खर्च किए और कितना बाकी है इसका हर एक साल का रिपोर्ट ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है इसके रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं। संसद में पेश करने के बाद संसद में पीएसी का गठन होता है जिसके बाद हमारे भारत के सभी सांसद एमपी को ये बात मालूम चलती है कि भारत सरकार ने जितने पैसे दिए हैं उससे किन किन राज्यों ने क्या किया और किन किन राज्यों के क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ एडॉक सीएजी के बारे में ये होती है कि सीएजी जो होता है ये बेसिकली पीएम के रिपोर्ट्स को पीएम को ना दे करके ये हमारे प्रेसिडेंट को देता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री और डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि अगर ये पीएम की रिपोर्ट को पीएम को ही दे दे तो हो सकता है कि जिस स्टेट्स में पीएम की
पार्टी की गवर्नमेंट है, हो सकता है पीएम उस स्टेट्स को कुछ ज़्यादा फंड दे दे। ज़्यादा फंड देने के कारण हो सकता है कि पीएम से उस राज्य में जिस स्टेट के वो सीएम बने हैं उनको पार्टी का लाभ मिल जाए। इस कारण से ये रिपोर्ट पीएम को ना देकर के प्रेसिडेंट को दी जाती है और भारत को एक डेमोक्रेसी कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 152 152 में कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट स्टेट्स। जैसा कि जानते हैं कि भारत जो है वो राज्यों के संघ का देश है। तो भारत में आज़ादी के बाद बहुत सारे राज्य जो बने थे वो किस आर्टिकल के तहत बनाए गए थे? तो भारत में राज्य का गठन का जो आर्टिकल होता है वो होता है 152। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 153 में बात करते हैं जब राज्य बनेंगे तो जैसे हमारे देश का एक प्रमुख होता है वैसे ही हमारे राज्य का भी एक प्रमुख होता है, उसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं। तो वो आता है आर्टिकल 153 में। फिर आते हैं आर्टिकल नेक्स्ट 165 में होता है एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट्स। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, देखिए एक्चुअली क्या होता है, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ये खास करके बच्चे अटॉर्नी जनरल तो जानते हैं लेकिन एडवोकेट जनरल वो नहीं जान पाते हैं। देखिए इसमें समझना है दो चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बात बताया कि एडवोकेट जनरल ये वो बंदा होता है जो हमारे राज्य में होता है और राज्य में होने के साथ ये हमारे राज्यपाल को कानून संबंधी एडवाइस देता है। और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है और वो हमारे भारत के राष्ट्रपति को कानून संबंधी एडवाइस देता है अगर वो चाहें तो। एडवोकेट जनरल जो होता है वो किसके लिए होता है? एडवोकेट जनरल होता है हमारे स्टेट्स के लिए, जो कि हमारे राज्यपाल को कानून संबंधी एडवाइस देता है। और हमारे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो देश के लिए होते हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति को कानून संबंधी एडवाइस देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 168 की बात करते हैं। तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जैसे कि हमारे देश के लिए संसद होता है वैसे ही हमारे हर एक राज्य के लिए विधानमंडल होता है। अब विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल 2 स्तरीय होती है। कुछ राज्यों में 2 स्तरीय होती है, कुछ राज्यों में 1 स्तरीय भी होती है। जैसा कि हम बात करते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में 2 स्तरीय विधानमंडल का मतलब एक विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद होता है। लेकिन जो भी राज्य है उसको विधानमंडल बनाना पड़ेगा, चाहे वो 1 स्तरीय हो या 2 स्तरीय। तो किसी राज्य में विधानमंडल बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल यानी कौन से आर्टिकल के तहत विधानमंडल की स्थापना की गई, तो वह है आर्टिकल 168। अब बात करते हैं आर्टिकल नेक्स्ट 169 की बात करते हैं, जिसके तहत किसी भी राज्य में अगर कोई राज्य विधानमंडल 2 स्तरीय बनाना चाहता है तो उसमें पहला स्तर होता है वो विधान परिषद होता है। और ये विधान परिषद जो होता है वो राज्यसभा के बराबर होता है। जैसे कि हमारे बात करते हैं कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। वैसे ही हमारे विधानमंडल कोई राज्य जो होते हैं वो 2 स्तरीय काम करते हैं, तो उनमें आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद बनाते हैं, जिसे कि हम लोग अपर हाउस राज्यसभा के रूप में जानते हैं। और दूसरा जो है वो आर्टिकल 170 के तहत विधान सभा का गठन करते हैं। विधानसभा का गठन का मतलब होता है कि अगर विधानसभा जो होता है वो लोअर हाउस या लोकसभा के रूप में काम करता है, जिसके तहत जो होता है वो कोई भी राज्य जो होता है वो विधान सभा को बना सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 214 की बात करते हैं, जिसके तहत हर एक राज्य में हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। और जैसा कि पता है कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि भारत में अभी कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं और किन किन राज्यों के हाई कोर्ट्स एक हाई कोर्ट के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 226 का मतलब होता है रिट्स इशू बाई हाई कोर्ट। आपको पता होगा कि रिट्स क्या होती है, मैंने बताया था कि आपको रिट्स होती है वो रिट्स की संख्या मैंने आपको क्लास में बताया होगा, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रिट्स की संख्या कितनी है और कौन कौन से रिट्स किस किस चीज़ों में इशू जारी की जाते हैं हमारे हाई कोर्ट्स के जज के द्वारा। तो इसमें आर्टिकल 226 के तहत जो होती है वो हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं वो रिट्स इशू करते हैं। बेसिकली जो रिट्स जो होती है ये हमारे भारत में किसी भी नागरिक को अगर फंडामेंटल राइट्स उसे नहीं दिया जाता या फिर उसे छीना जाता है, उस अवस्था में रिट्स जारी किए जाते हैं हाई कोर्ट के जज के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी कोई स्टेट्स होगा तो उसमें डिफरेंट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोर्ट को इस्टेब्लिश करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम लोग जिला न्यायालय कहते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत होती है? तो आर्टिकल 233 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गठन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज आपको पता होगा, इसको हम लोग थर्ड टायर गवर्नमेंट कहते हैं। थर्ड टायर गवर्नमेंट कहने का मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट जो हमारे भारत सरकार होती है, दूसरा गवर्नमेंट हमारी राज्य सरकार होती है और तीसरा गवर्नमेंट जो होती है वो पंचायती राज होती है। पंचायती राज कहने का मतलब होता है कि ये वो गवर्नमेंट होती है जिसमें हम लोग
अपने राज्य के जो ज़िले होते हैं वो ज़िलों को दो भागों में बांटते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा शहरी क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को विकास कार्य करने के लिए, जैसे शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गई, उन चीज़ों को विकास करने के लिए हम लोग पंचायती राज का गठन करते हैं। तो पंचायती राज दो तरह की होती है, यानी दो आर्टिकल्स सेम होती है बट उसके सब आर्टिकल्स अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 243 दोनों आप सामने देख रहे होंगे, ये और ये दोनों सेम है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं बात करता हूँ कि अगर पूछ ले पंचायती राज शहरी क्षेत्रों में किस आर्टिकल की जरूरत होती है, तो वो आता है, आप लोग देख रहे होंगे, आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 जो है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक। और अगर मैं पूछ लेता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में किस आर्टिकल के तहत आती है, तो वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 जेड तक की बात आती है, 243 से लेकर जेड जी तक की बात आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। तो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो वो हमारे सामने है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 315 यूपीएससी होती है, जिसे लोग कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसके तहत हमारे भारत में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे सामने है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन जिसका मुख्य जो उद्देश्य और मुख्य जो कार्य होते हैं वो होते हैं भारत के हर एक राज्य में विधानसभा का चुनाव करना, जिसके तहत हमारे भारत में हर एक राज्यों के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, और साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव करना, जिसके तहत हमारे भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है तथा हमारे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव यही करवाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 343 का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन का मतलब होता है कि हमारी संघ सरकार यानी संघ जो हमारी है उस संघ की भाषा कौन सी होगी और वो किस भाषा में हमारे कोई भी नियम कानून को बनाएगी तथा उसे जारी करेगी। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 345 रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमारी क्षेत्रीय भाषा क्या होगी। अगर किसी राज्य की मैं बात करता हूँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करती हूँ, केरल की बात करता हूँ, तो उस राज्य में कौन सी क्षेत्रीय भाषा वो लागू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 348। ये जो होता है 348, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो अपने जजमेंट में जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, अपने निर्णय देने जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, वो आर्टिकल 348 की तरह वो तय करती है। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो जजमेंट हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में देती है। जी हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इमरजेंसी। पता होगा हमारे भारत में 3 तरह की इमरजेंसी मुख्य रूप से व्यवस्था की गई है संविधान में, और ये तीनों इमरजेंसी अक्सर पूछे जाते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़ कर दी जाती है। तो मैं एक एक करके तीनों इमरजेंसी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 352 की अगर मैं बात करता हूं तो 352 में बताया गया नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है कि हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के सलाह पर हमारे भारत में जो होते हैं वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो कि हमारी इंदिरा गांधी ने लगाया था। दूसरा बात करते हैं आर्टिकल 356 जिसे लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो होता है, अगर किसी राज्य में उसकी राज्य सरकार संविधान के तहत कार्य ना करे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है वो अक्सर हमारे केंद्र सरकार के नियमों को नहीं मानती, उल्लंघन करती है, उस अवस्था में चाहे तो केंद्र सरकार उस किसी बात को लेकर के वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये क्वेश्चन घुमा करके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में अभी तक कौन सी आपातकालीन नहीं लगाई गई है, तो वह है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। देखिए, वित्तीय आपातकाल इमरजेंसी जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आपातकालीन है। इसमें होता क्या है, वित्तीय आपातकालीन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेन फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारे देश का पैसे की वैल्यू या तो कम हो जाए या फिर हमारे देश में जो ब्लैक मनी जिसे हम बोलते हैं काला धन अगर इकट्ठा हो जाए, उस अवस्था में हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो पैसे की वैल्यू को फिर से बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति से सहमति लेकर के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत समय तक कमज़ोर हो जाएगी और हो सकता है कि हमारे देश जो है वो आर्थिक विकास में काफ़ी अन्य देशों से पीछे हो जाए। इस कारण से हमारे देश में आज अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 का मतलब होता है अमेंडमेंट हिंदी में बोले तो संशोधन की बात करते हैं। तो संशोधन ये चीज़ होती है कि जो हमारे संविधान में पहले से जो हमारे सांसदों ने कोई संविधान में
नियम कानून बना रखे हैं, अगर उस नियम कानून से हमारे भारत के किसी भी व्यक्ति या फिर व्यक्ति समूह को कोई कष्ट होती है, दिक्कत होती है, तो उसे अपने कल्याण के लिए हमारे भारत के जो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, वो उसे बदल सकते हैं, और वो आता है आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं 370 में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक दे रहा है स्पेशल प्रोविज़न टू स्टेट्स। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में जम्मू एंड कश्मीर खैर अब तो विशेष राज्य का दर्जा उससे नहीं मिला, उससे छीन लिया गया, लेकिन कभी कभी हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो हमारे भारत के अन्य राज्यों से आर्थिक, सामाजिक तथा कानूनी रूप में काफ़ी पीछे होते हैं। वैसे राज्यों को भारत के अन्य राज्यों के साथ लेकर चलने के लिए हमारे केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार उन्हें कुछ खास प्रावधान देते हैं, जिसके तहत कुछ नियम जो हमारे भारत के सभी राज्यों में लागू होते हैं, परंतु जिन राज्यों को स्पेशल प्रोविज़न दी जाती है उसमें वो लागू नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे किस आर्टिकल तक से दिया जाता है? आर्टिकल 370 के तहत। तो यहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आपको हर एक वो 370 से लेकर के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आपको हर एक वो आर्टिकल बता दिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक वो आर्टिकल अच्छे लगे होंगे, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, और रिट्स जो होते हैं वो किस किस तरीके से लागू किए जाते हैं, किस किस तरीके से जारी किए जाते हैं हमारे भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मैं शुरू करूँगा, कल का जो टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारतीय संविधान का विकास, आखिर से संविधान कैसे बना, संविधान में किन किन लोगों ने योगदान दिया, संविधान में कौन कौन सी कमेटियाँ बनी, उन कमेटियों ने क्या किया, और फाइनली हमारा संविधान जब बना तो वो कब बना और कब लागू हुआ, और हमारे भारत के डेमोक्रेसी यानी भारत को एक लोकतांत्रिक देश क्यों कहा गया और कब कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।